जय हिंद दोस्तों, हम आपके सामने आज फिर हाजिर हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पब्लिक यूजर से स्वयं ही परिवर्तन या डायवर्जन को, अपने खसरे का डायवर्जन आसानी से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि भू परिवर्तन क्या होता है। भू परिवर्तन का मतलब है ऐसी भूमि जो कृषि के लिए उपयोग हो रही थी उसको विवर्तित करना। विवर्तित यानी डाइवर्ट करना, यानी कि आवासीय उपयोग के लिए, कृषि भूमि को आवासीय उपयोग के लिए, औद्योगिक उपयोग के लिए, अन्यथा व्यावसायिक उपयोग के लिए या शैक्षणिक उपयोग या अन्य किसी उपयोग के लिए, कृषि के अन्यत्र किसी और उपयोग के लिए उसको विवर्तित करना। तो मध्य प्रदेश सरकार ने देखा कि पहले ये बहुत जटिल था और इसके लिए कई बार कई दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। तो इसी दृष्टि में सरकार ने इसको हल करते हुए हमको एक किसानों को और आमजन को एक सुविधा दी है कि हम इसको ऑनलाइन एमपी भूलेख की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन स्वयं कैसे विवर्तित कर सकते हैं। हमको किसी और की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हमारी पेरेंट वेबसाइट है, इस पेरेंट वेबसाइट में जाकर हमको सिर्फ इस तरीके से जो बदल गई है, अब इस तरह की हो गई है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी पब्लिक यूजर दिख रही है, ये लॉगिन है। इसको आपको लॉगिन करना है और इसको लॉगिन करते ही साथ आप यहाँ से खुद ही आवेदन कर सकते हैं, खुद ही पे कर सकते हैं और आसानी से आप आपकी जो भूमि है, कृषि भूमि है, उसको आप इच्छानुसार जो भी आपको जिस प्रकार का विवर्तन करवाना है और जितने क्षेत्रफल का विवर्तन कराना है उतने का विवर्तन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं दूसरी पंक्ति में हमारा पहला ऑप्शन है विवर्तन सूचना। विवर्तन सूचना पे आप क्लिक करिए। विवर्तन सूचना पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस तरीके का आपके सामने निर्देश आ रहे हैं कि क्या आपके पास ये बाएं हाथ पे दिया हुआ है कि आपके पास बाएं हाथ के जो दिए हुए सारे दस्तावेज हैं, जिस खसरा नंबर का विवर्तन करना चाह रहे हैं उसका विवर्तन का स्केच तैयार है। यदि एक से अधिक विवर्तन स्केच करने चाह रहे हैं, मान लीजिए एक ही खसरा, उसमें हमको आवासीय भी चाहिए है, व्यवसायिक भी चाहिए है, उसके लिए अलग अलग वो हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, इसके बाद वैधानिक सूचना। विवर्तन की सूचना के पूर्व मेरे द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता नियम 2018 का अध्ययन भलीभांति कर लिया गया। मतलब जो मैं विवर्तन करा रहा हूँ उसको उसकी जो गाइडलाइन है, जो उसके परिपालन है, मैंने पूरे पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़ लिए हैं। इसके बाद शासकीय भूमि यदि मेरे को आवंटित हुई है तो उसका डायवर्जन नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं डायवर्जन कर रहा हूँ तो जो राशि मैं जमा कर रहा हूँ वापस नहीं होगी, ये मेरे को जानकारी है या नहीं है। इस तरीके से आप सारे, यदि आपने ये सारे पॉइंट पढ़ लिए फिर आप इनको स्वीकार करते हैं तो आप यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करें, जमा करें पे क्लिक कर दें। ठीक है, जैसे ही आप जमा करें पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का आपके सामने पटल खुल जाएगा जहां पर आप अपना खसरा नंबर चुन सकते हैं। तो इसके लिए आप पहले अपना जिला चुने, तहसील चुने, गांव चुन लें। गांव चुनने के बाद आप खसरा को 3 प्रकार से चुन सकते हैं। भूमि स्वामी के नाम से, जैसे मेरा नाम रमेश है तो रमेश के नाम से, खसरा संख्या से या खाता से। तो खाते के अंतर्गत जितने खसरे होंगे सारे आपके सामने खुल जाएंगे। चलिए, तो ये देखते हैं, इस तरीके से आपके सामने खुल गया। अब यदि आपने इसको आधा कर दिया, कुछ छूट गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको लंबित सूचना प्रपत्र में, जब ये पूरा भर जाएगा तब आप भेजेगा आवेदन में देख सकते हैं। यदि आपने कोई संशोधित भुगतान किया तो आप यहाँ देख सकते हैं। यदि ये रिजेक्ट हो जाता है अनुविभागीय स्तर से तो अस्वीकृत में देख लिया जाएगा, और यदि निराकरण हो गया अनुविभागीय स्तर से या पटवारी स्तर से तो ये निराकरण प्रथम चरण में दिखने लगेगा। अब हम चेक कर लेंगे, हमारा नाम यही है, ये वल्दियत है, ये खसरे नंबर है, तो हमको इसमें से 11/3 का हमको क्या करना है, विवर्तन करना है। तो हमने 11/3 चुन लिया। जैसे हम 11/3 चुनेंगे, 11/3 का विवरण हमको इस तरीके से नीचे दिख जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं आसानी से हमको नीचे इसका विवर्तन दिख रहा है। ठीक है, अब हम जैसे ही नीचे आएंगे हम ये देख सकते हैं कि नीचे जो है इस पे विवर्तन में 11/3 में हमने विवर्तन के प्रकार चुने। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर विवर्तन के कितने 5 प्रकार दिए हुए हैं। 6वां कृषि है, ठीक है, 7वां कृषि है, बाकी के 6 प्रकार दिए हुए हैं। एक है अन्य उद्देश्य, किसी भी प्रकार का आपने पोल्ट्री फार्म या कोई ऐसा कोई विवर्तन कर रहे हैं जो इन 5 मदों के अंदर नहीं आता तो अन्य उद्देश्य चुनेंगे। आवासीय मतलब कृषि भूमि पर आप मकान बना रहे हैं या टीएनसी कर रहे हैं, उस कॉलोनी काट रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो ये आवासीय में आ जाएगा। औद्योगिक एवं खनन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, माइनिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो औद्योगिक एवं खनन में आ जाएगा। पूर्त मतलब कि जिसका कुछ नहीं है, जमीन आपकी कृषि थी, अब आप उसको खाली रख रहे हैं, कुछ नहीं करना चाहते तो पूर्त में चला जाएगा। व्यवसायिक मतलब कि वहां पर आप दुकानें खोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स खोल रहे हैं तो व्यवसायिक में आ जाएगा। शैक्षणिक मतलब स्कूल या कॉलेज बना रहे हैं तो वो इस तरीके से 6 आपके विवर्तन है। जब आप इन 5 विवर्तन में किसी मद में नहीं रहेगा तो वो अन्य उद्देश्य में चला जाएगा।
आपने जैसे ही वो चुनेंगे तो ये रेट लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यववर्तन हेतु वर्ग मीटर का ये रेट दिया हुआ है, प्रब्याजी दर ये दी हुई है, कुल प्रब्याजी राशि इतनी है, प्रीमियम जिसको हम कहते हैं, ठीक है। प्रति वर्ष भू राजस्व इतना देय रहेगा प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, यानी कि प्रथम वर्ष का राशि भू राजस्व इतना हो गया, पंचायत कर राजस्व इतना हो गया। तो कुल मांग पत्र के हिसाब से यहाँ पर आपका टोटल जो है ये 28,071 रुपये आपको दिख रहा है, किसमें, अन्य उद्देश्य में, ठीक है। अब ऐसे ही यदि आप इसका उद्देश्य चेंज करते जाएंगे, आवासीय आपने किया तो ये 18,745 हो गया, यदि आप पूर्त करते हैं तो 6310 रुपये हो जाएगा, और शैक्षणिक करेंगे तो ये देखिए आप शैक्षणिक करेंगे तो शैक्षणिक का रेट आपको अलग दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए 18,000 है, और उसके साथ यदि आप आवासीय करते हैं तो आवासीय का भी रेट इतना ही आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपको रेट के संबंध में कोई दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर रेट लिस्ट सबसे ऊपर खसरा विवरण के बगल में दी थी, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको रेट लिस्ट मिल जाएगी कि निवास गृहों के प्रयोजन के लिए कितना रुपए लगता है प्रति हेक्टेयर या प्रति वर्ग मीटर, शैक्षणिक प्रयोजन के लिए कितना, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए कितना, औद्योगिक प्रयोजन के लिए, पूर्ति प्रयोजन के लिए कितना, ठीक है, और अन्य प्रयोजन के लिए कितना लगता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए आसानी से मिल जाएगा, जो रेट लिस्ट है या दर सूची है यहाँ पर आपको आसानी से देखने मिल जाएगी। इस हिसाब से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं पहले ही, फॉर्म भरने के पहले भी, कि आपको क्या जो रेट पड़ेगा व्यववर्तन का, जो आपका दर होगी वो कितनी होगी, ठीक है। प्रयोजन चुनने के बाद इस तरीके का फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपना जो आवेदक का विवरण आप भर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप पब्लिक आईडी से भर रहे हैं तो आप आवेदक का यहाँ पर विवरण भरेंगे, नाम, पिता, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर चुनेंगे क्या आवेदक भूमि स्वामी है या आवेदक संस्था है, तो यहाँ पर आप भूमि स्वामी चुन लेंगे। भूमि स्वामी के बाद यहाँ पर आप संस्था में, यदि संस्था है तो हाँ, नहीं तो नहीं चुन लेंगे। फिर इसके बाद ये अलग अलग प्रयोजनों के हिसाब से, अलग अलग व्यववर्तन के प्रयोजनों के हिसाब से यहाँ पर दस्तावेज चुनने पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये जो है हमने किस हिसाब से आवासीय भरा है, तो यहाँ पर हमको टीएनसीपी का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अन्य दस्तावेज, पता, आईडी प्रमाण पत्र और भूमि स्वामी अधिकार पत्र, ये 5 पेज लगेंगे। इन सबका संख्या नंबर और इन सबका पीडीएफ लगेगी, ठीक है। जैसे ही हम इसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे, ये देखिए हमने जैसे इसको अपलोड किया, यहाँ पर हम एक फाइल सब में हम फिलहाल आपको अपलोड करके दिखा रहे हैं। हम जैसे इसको अपलोड करेंगे, ये हमसे व्यववर्तन का खसरा नक्शे का शुल्क जमा करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो खसरे नक्शे का शुल्क यहाँ पर 30 रुपये खसरे का शुल्क, 30 रुपये नक्शे का शुल्क और 16.25 रुपये प्रब्याजी राशि और 16.25 रुपये भू राजस्व मांग पत्र एवं शुल्क, ये हम जमा कर देंगे। जैसे इसको हम जमा करे पे या भुगतान करे पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का विंडो हमारे सामने खुल जाएगा, ठीक है। पहले ये डायरेक्ट ये इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे वो राशि ले रहा है, राशि के बाद आप जैसे क्लिक करेंगे, पहले यहाँ पर सीधे साइबर ट्रेजरी का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अभी साइबर ट्रेजरी को लिंक करने का काम चल रहा है। तो वर्तमान में आपको 4 ऑप्शन देगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। तो हम यूपीआई या फोन पे, गूगल पे, यहाँ पर यूपीआई सिलेक्ट करेंगे, और यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्यूआर स्कैन कोड करके डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप इसका पेमेंट करेंगे, तरीके से आपके सामने क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जैसे इसका पेमेंट करेंगे डायरेक्ट, ये देखिए इस तरीके से रसीद आपकी खुल जाएगी। जैसे आप रसीद प्रिंट करेंगे, रसीद प्रिंट कर लीजिए, फिर ये आपका सूचना प्रपत्र डाउनलोड हो जाएगा, ये जिसको आप अपलोड कर सकते हैं, डायरेक्ट आपके एसडीएम आईडी में चला जाएगा। दूसरा ये आपका खसरा खुल जाएगा जिसमें दिखाने लगेगा विचाराधीन या प्रक्रियाधीन, और इस तरीके से आपका आसानी से व्यववर्तन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के जरूर बताएं। डायवर्जन करने में जैसे ही आप ये पेमेंट कर देंगे, इसके बाद चालान जनरेट होगा, ये चालान लेकर आप एसडीएम कार्यालय में जमा कर दीजिए प्रब्याजी प्रीमियम के साथ, और वहां से आपका डायवर्जन की प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी और आपका जो खसरा है वो व्यववर्तित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद।